हे गाइस, हाय, दिस इज जय एंड यू आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं टेंस की। दोस्तों, टेंस जो है आपके इंग्लिश ग्रामर में एक बेहद ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। लेकिन स्टूडेंट्स के दिमाग में टेंस को लेके बेहद सारे रॉन्ग नोशंस होते हैं कि भाई टेंस तो टाइम होता है, राइट। टेंस का मतलब है काल, ये तो समय होता है एंड ऑल दैट। दोस्तों, थोड़ा सा आधी अधूरी नॉलेज है, ओके। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि टेंस आखिरकार है क्या। मैंने एक डेफिनेशन लिखी है, मैं आपको पढ़ता हूं पहले, उसके बाद मैं आपको समझाता हूं। क्या लिखा है? अ वर्ब बेस्ड मेथड tense is a verb-based method used to indicate the time and sometimes the continuation or completeness of an action or state in relation to the time of speaking. Tense क्या है? Tense का मतलब है ये बताना कि कोई कार्य किस समय काल में हो रहा है, किस टाइम फ्रेम में हो रहा है। यानी कि कोई कार्य इस वक्त हो रहा है, वर्तमान काल में या भूतकाल में हो चुका है या भविष्य काल में होगा। यही बतलाना आपका टेंस होता है, ओके। टेंस का मतलब सिर्फ समय नहीं होता। टेंस का मतलब होता है ये बताना कि कोई एक्शन, कोई कार्य जो है किस टाइम फ्रेम में हो रहा है, ओके। वो प्रेजेंट में हो रहा है, पास्ट में हो चुका है या फ्यूचर में होगा। यही आपका क्या होता है? यही आपका टेंस होता है। सो बेसिकली अगर आप इस डेफिनेशन को ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि इसमें दो चीज़ें बेहद इंपॉर्टेंट है जिनका जिक्र हो रहा है। एक है आपका टाइम और दूसरा है आपका एक्शन, राइट। एक है आपका टाइम और दूसरा है आपका एक्शन। सो अगर आप टेंस को अच्छे से समझना चाहते हैं तो आपको पहले टाइम को और एक्शन को बेहतर तरीके से समझना होगा, ओके। तो चलिए फिर शुरू करते हैं टाइम को। देखिए, टाइम क्या है? समय, राइट। और समय जो है एक चक्र की भांति सिर्फ आगे की तरफ बढ़ता है, सिर्फ आगे की तरफ, एक डायरेक्शन में, राइट। तो चलिए समय को मैं एक बिंदु के रूप में यहाँ पर मान लेता हूँ, ठीक है। ये वो बिंदु है, ये वो समय है जिसमें मैं इस वक्त आपको पढ़ा रहा हूँ, जिस वक्त आप सांस ले रहे हैं, जिस वक्त आप पढ़ रहे हैं, ओके। तो ये क्या है? ये है आपका वर्तमान, प्रेजेंट। लेकिन जैसा मैंने आपसे कहा कि समय तो आगे की तरफ बढ़ता जाता है, यानी कि ये समय तो पीछे छूट जाएगा और समय क्या है? अब इस तरीके से ये प्रेजेंट बन चुका है, राइट। आप देखेंगे कि ये सब पढ़ाए हुए मुझे कुछ समय बीत चुका है, राइट। इवन ये बिंदु बनाए हुए मुझे कुछ समय बीत चुका है, राइट। तो आप देखते हैं कि भाई समय जो है वो आपका आगे की तरफ बढ़ता रहता है, ओके। तो भाई ये जो बिंदु है, ठीक है, जिस वक्त आप सांस ले रहे हैं, ये तो है आपका क्या चीज़? प्रेजेंट। भाई इस टाइम फ्रेम को, इस समय काल को हम प्रेजेंट कहेंगे, ओके। और वो प्रेजेंट जो बीत चुका है, ओके, बीते हुए प्रेजेंट को हम लोग क्या कहते हैं? हम लोग पास्ट कहते हैं, ओके। तो देखिए, कायदे में समय सिर्फ दो है, कायदे में समय सिर्फ दो है। एक वो समय जिसको आप जी रहे हैं, एक वो समय जिसको आप जी चुके हैं, ओके। लेकिन एक हाइपोथेटिकल, यानी कि आप जो है इमेजिन करते हैं, क्योंकि समय तो आगे तरफ बढ़ता जा रहा है, यानी ऑब्वियस सी बात है कि एक समय वो भी है जो आगे आएगा, अभी तक आया नहीं है लेकिन आएगा। हाइपोथेटिकल है, यानी कि आपकी एक इमेजिनेशन है, ओके। तो इस इमेजिनेशन के आधार पर हम एक बिंदु को आगे कहीं भी मान लेते हैं और हम कहते हैं कि वो क्या है? वो आपका फ्यूचर टाइम फ्रेम है, ओके। तो आपके कितने टाइम फ्रेम्स हुए? आपके 3 टाइम फ्रेम्स हुए, एक प्रेजेंट और एक पास्ट। प्रेजेंट और पास्ट आपके रियल टाइम फ्रेम्स है, ओके। लेकिन जो फ्यूचर है आपका वो अनरियल है, हाइपोथेटिकल है, ओके। तो इसीलिए आप आगे देखेंगे इंग्लिश ग्रामर में प्रेजेंट और पास्ट को एक्सप्रेस करने के लिए हमारे पास में काफ़ी सारे नियम, रूल्स एंड वर्ड्स हैं। लेकिन फ्यूचर के लिए इतने रूल्स या वर्ड्स हमारे पास में नहीं हैं, बेहद ही लिमिटेड रूल्स है फ्यूचर में। क्यों? क्योंकि फ्यूचर एक्चुअली कोई टाइम है ही नहीं, राइट। ये सिर्फ एक इमेजिनेशन है, वो समय जो आगे आएगा, ओके। तो आपने क्या समझा? आपने समझा कि टाइम फ्रेम आपके 3 है। प्रेजेंट का मतलब है इट टेल्स अबाउट व्हाट इज हैपनिंग करेंटली, अभी क्या चल रहा है, ओके। पास्ट बताता है व्हाट हैज ऑलरेडी हैपेंड, वो चीज़ जो ऑलरेडी हो चुकी है। और फ्यूचर का मतलब है व्हाट विल हैपन लेटर इन द फ्यूचर, आगे आने वाले समय में क्या होगा। चलिए एग्जाम्पल की तरफ नज़र डालते हैं तो आप देखेंगे कि अगर मैं कहूँ आई एम इन क्लास 12th, तो ये आपकी प्रेजेंट स्टेट को शो करता है। अभी प्रेजेंट में आप 12th क्लास में हैं, ओके। नेक्स्ट एग्जाम्पल में मैं कहता हूँ आई वॉज इन क्लास
12th लास्ट ईयर। मैं पिछले साल 12th क्लास में था। तो यहाँ पर इस एग्जाम्पल में आप पाएंगे कि ये जो है आपकी भूतकाल की स्टेट को शो कर रहा है। ओके, ये उस स्टेट को शो कर रहा है जो अभी करंट में नहीं है, जो पहले थी, अब वो बीत चुकी है। ओके, फिर आगे हम बात करते हैं फ्यूचर की। फ्यूचर मैंने कहा आई विल बी इन क्लास 12th नेक्स्ट ईयर, अगली साल मैं 12th क्लास में हूँगा। ओके, अब इसे कोई गारंटी तो है नहीं, फ्यूचर कभी भी सर्टेन नहीं होता, उसकी कोई भी गारंटी नहीं होती। ओके दोस्तों, क्या पता कौन जाने कल सुबह धरती खत्म हो जाए यार, राइट? तो फ्यूचर की कोई गारंटी नहीं होती। सो दैट व्हाई आई एम सेइंग आई विल बी इन द क्लास 12th नेक्स्ट ईयर। ये क्या है? ये सिर्फ एक क्या है? कल्पना है। किसकी? भविष्य काल की, कि ऐसा कुछ होगा। ओके, तो आपको यहां तक मैं उम्मीद करता हूं समझ आ गया होगा। ये हमने बात की टाइम फ्रेम की, अब हम बात करते हैं एक्शन की। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं वर्ब की। वर्ब यानी क्रिया। ये शब्द आप पहली बार नहीं सुन रहे हैं। आप जानते हैं कि वर्ब का मतलब होता है क्रिया, यानी कि वो शब्द जिससे हमें पता चलता है कि आखिरकार हो क्या रहा है। एक वाक्य में जिसको आप बोल रहे हैं, आखिरकार उसमें चल क्या रहा है, ये कौन बताता है? ये बताती है वर्ब, राइट? तो डेफिनेशन को देखते हैं। मैं कहता हूं वर्ब्स आर वर्ड्स दैट डिस्क्राइब एक्शंस और स्टेट ऑफ बीइंग ऑफ पीपल, एनिमल्स, प्लेसेस और थिंग्स, राइट? वो शब्द जिससे हमें ये पता चले कि आखिरकार हो क्या रहा है, चल क्या रहा है, हम उसे वर्ब कहते हैं। दोस्तों, वर्ब जो होता है आपके किसी भी सेंटेंस का एक सेंट्रल एलिमेंट होता है। सेंट्रल एलिमेंट का मेरा मतलब है कि दुनिया में कोई भी सेंटेंस बिना वर्ब के बन ही नहीं सकता। अगर आपको कोई भी सेंटेंस बनाना है तो उसमें आपको वर्ब को, कम से कम एक वर्ब को डालना ही पड़ेगा। ये चीज मैंने यहां पे लिखी है, नो सेंटेंस कैन बी मेड विदाउट एटलीस्ट वन वर्ब इन इट। ओके, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सेंटेंस के स्ट्रक्चर सिखाऊंगा, उसमें ये चीज मैं और ज्यादा क्लियर कर दूंगा। ओके, तो चलिए अब थोड़ा सा क्लासिफिकेशन कर लेते हैं। अगर आप वर्ब को समझना चाहते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि वर्ब कितने प्रकार की होती है। ओके, तो यहां पर हम लोग देखते हैं कि वर्ब जो है मुख्य रूप से दो टाइप की होती है, एक हेल्पिंग वर्ब और एक मेन वर्ब। ओके, तो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब आप देखते हैं यूजुअली आपके सेंटेंस में एक साथ ही आती हैं। इन दोनों को जब आप एक साथ देखते हैं, जैसे मैं कहता हूं आई एम गोइंग टू स्कूल, एम और गोइंग के कॉम्बिनेशन को, आपके हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के कॉम्बिनेशन को दोस्तों हम वर्ब फ्रेज भी कहते हैं। ओके, क्या कहते हैं? वर्ब फ्रेज। ओके, तो चलिए देखते हैं आपकी हेल्पिंग वर्ब कौन सी है। दोस्तों, आपकी हेल्पिंग वर्ब्स वो है जो आपके सेंटेंस में ये बताती हैं कि कौन सा टेंस है, ओके, और कौन सा एस्पेक्ट है। कहने का मतलब ये है कि आपका जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट है, पास्ट है या फ्यूचर है, पहली बात ये। और दूसरी बात ये कि वो कॉन्टिन्यूअस में है, परफेक्ट में है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में है, कौन सा एस्पेक्ट है एक्शन का, ये भी कौन बताता है? आपकी हेल्पिंग वर्ब्स ही बताती हैं। इसीलिए इनका नाम क्या है? इनका नाम हेल्पिंग वर्ब्स है। और मेन वर्ब्स जो है मेन एक्शन को दिखाती हैं, मेन डायनामिक एक्शन जो हो रहा होता है। ओके दोस्तों, आपकी हेल्पिंग वर्ब्स जो है, ठीक है, वो तीन प्रकार की है, ऑक्सिलरी, मोडाल एंड मोडाल ऑक्सिलरी। ओके, सबसे पहले बात करेंगे ऑक्सिलरी वर्ब्स की। दोस्तों, ऑक्सिलरी वर्ब्स वो हैं जो बेसिकली रिस्पॉन्सिबल है आपके टेंस को शो करने के लिए। आपका टेंस से मेरा मतलब है कि प्रेजेंट है, पास्ट है या फ्यूचर है। ओके, ये कौन बताती है? ये आपके ऑक्सिलरी वर्ब्स बताती हैं। ओके, आपकी ऑक्सिलरी वर्ब्स जो है फर्दर तीन टाइप की हैं, एक टू बी फॉर्म ऑफ वर्ब, एक टू डू फॉर्म ऑफ वर्ब और एक है टू हैव फॉर्म ऑफ वर्ब। मैं थोड़ा सा बोर्ड को ऊपर कर देता हूँ, शायद आपको अच्छे से नजर आ जाएगा अभी। वेरी वेल, सो मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि ऑक्सिलरी वर्ब्स आपकी तीन टाइप की है, टू बी फॉर्म ऑफ वर्ब, टू डू फॉर्म ऑफ वर्ब और टू हैव फॉर्म ऑफ वर्ब। ओके, टू बी फॉर्म ऑफ वर्ब के अंदर अगर हम बात करें तो आ जाता है इज आर एम, जो कि हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में यूज करते हैं। ये क्या है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस? मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताने वाला हूं। ओके, बस अभी आप सुनते रहिए कि अगर बात प्रेजेंट की होगी, ओके, तो हम यूज करेंगे इज आर एम, लेकिन अगर पास्ट की होगी तो हम यूज करते हैं वाज और वर को। ओके, जहां आपके सिंपल प्रेजेंट या सिंपल पास्ट आ जाता है, वहां पर हम डू डज प्रेजेंट में और डिड को पास्ट में यूज करते हैं। ओके, और आपके परफेक्ट एस्पेक्ट को दिखाने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? टू हैव फॉर्म ऑफ वर्ब। इसके अंदर प्रेजेंट परफेक्ट में हम हैज और हैव, जबकि आपके पास्ट परफेक्ट में हम लोग हैड का इस्तेमाल करते हैं। ओके, मोडाल्स।
दोस्तों मोडाल्स जो है आपके मूड वर्ड से आए हैं। इनका बेसिक पर्पस है सेंटेंस में मूड को शो करना। अब मूड क्या होता है वो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। अब ये मूड जो है आपके नखरे वाले मूड की हम बात नहीं कर रहे हैं, आपका चाय पीने का मूड है। हम यहाँ बात कर रहे हैं सेंटेंस के मूड की। सेंटेंस के मूड से मेरा मतलब है कि किस टाइप की जानकारी जो है, किस टाइप की इंफॉर्मेशन जो है वो पास की जा रही है। ओके, कोई रियल सिचुएशन है, हाइपोथेटिकल है, राइट? इस तरीके की जो सिचुएशंस होती हैं, जो इंफॉर्मेशन होती हैं, वो बेसिकली मोडाल्स की हेल्प से पास करते हैं। ओके, ये मूड को एक्सप्रेस करती हैं। तो इसके अंदर हम लोग स्टडी करते हैं कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, शुड, वुड, ought to, used to, need और dare को भी हम लोग मोडाल के तरीके से यूज कर सकते हैं। ओके, और तीसरी कैटेगरी आ जाती है मोडाल ऑक्सिलरी। हालांकि इसके अंदर सिर्फ शैल और विल ही आते हैं, लेकिन मैंने थोड़ा खोल कर लिख दिया है कि अगर इनको हम लोग किस में कॉन्टिन्यूस एस्पेक्ट में चेंज करना चाहे तो हम सिंपली बी का यूज़ कर लेते हैं इनके बाद में, विल बी, शैल बी। और अगर इनको परफेक्ट एस्पेक्ट में चेंज करना चाहे तो विल हैव और शैल हैव में चेंज कर लेते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इसके साथ मोडाल भी लगा है और ऑक्सिलरी भी, ऐसा क्यों? ऑक्सिलरी क्योंकि ये फ्यूचर टेंस को शो करते हैं। विल और शैल का यूज फ्यूचर टेंस को शो करने के लिए किया जाता है, और मोडाल इसलिए क्योंकि ये मूड को भी रिप्रेजेंट करने की क्षमता रखते हैं। ओके, आप आने वाली वीडियोस में इन चीज़ों को डिटेल में समझेंगे। अभी हमने खिचड़ी नहीं पकानी है, अभी मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि जो आपकी वर्ब है वो कितने टाइप की है। तो आपने देखा यहाँ पर कि आपकी वर्ब जो है 2 टाइप की है, हेल्पिंग और मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब आपकी 3 टाइप की है, ऑक्सिलरी, मोडाल और मोडाल ऑक्सिलरी। ऑक्सिलरी आपकी 3 टाइप की है। पहली टू बी फॉर्म ऑफ वर्ब, ओके, जिसके अंदर इज, आर, एम, वाज, वर आ जाता है। नेक्स्ट है टू डू फॉर्म ऑफ वर्ब, जिसके अंदर डू, डज और डिड आ जाता है। और तीसरी है आपकी टू हैव फॉर्म ऑफ वर्ब, जिसके अंदर हैज, हैव और हैड आ जाता है। ओके, सेकंड है आपके मोडाल्स। मोडाल्स क्या है? मोडाल्स हैं जो मूड को एक्सप्रेस करते हैं। इसके अंदर आ जाता है कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, शुड, वुड, ought to, used to, need और dare। और तीसरा है मोडाल ऑक्सिलरी, जो बेसिकली इन दोनों के प्रॉपर्टीज जो है शो करने की क्षमता रखते हैं। इसके अंदर आ जाते हैं विल और शैल, और उसके डेरिवेटिव्स विल बी, शैल बी, विल हैव और शैल हैव। ओके, बेसिकली आप जो है किसी भी मोडाल के बाद बी और हैव का इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आप उनके एस्पेक्ट को चेंज करना चाहते हैं। वो चीज़ें मैं अभी आपको बताऊंगा, थोड़ा बने रहिए। मेन वीडियो, अगर हम मेन वर्ब की बात करें दोस्तों, मेन वर्ब आपके 2 प्रकार की हैं, एक फाइनाइट वर्ब और एक नॉन फाइनाइट वर्ब। दोस्तों फाइनाइट वर्ब का मतलब क्या होता है? दोस्तों फाइनाइट वर्ब का मतलब होता है वो वर्ब जो आपके सेंटेंस में टेंस के हिसाब से और सब्जेक्ट के हिसाब से अपनी फॉर्म को चेंज कर लेती है। ओके, आपने देखा है ना, कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जो अपनी फॉर्म को चेंज कर लेती हैं। जैसे आप कहते हैं गो, वेंट, गॉन, गोइंग, गोज, राइट? तो बेसिकली आप देखते हैं कि यहाँ पर मेन वर्ब की कितनी फॉर्म्स देखी आपने? 5 फॉर्म देखी। ओके, तो दैट वे आई एम सेइंग फाइनाइट वर्ब्स वो होती हैं जो अपनी फॉर्म्स को चेंज करने की क्षमता रखती हैं। नॉन फाइनाइट में ऐसा नहीं होता। ओके, फिर उसके बाद में हम बात करते हैं फाइनाइट वर्ब्स 2 प्रकार की हैं, ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव। वो वर्ब्स जिनके बाद में ऑब्जेक्ट आता है, ओके, वो ट्रांजिटिव होती हैं। जिसके बाद एक आएगा मोनोट्रांजिटिव, जिसके बाद 2 ऑब्जेक्ट्स आएंगे, वो होती है बाई ट्रांजिटिव। कंफ्यूज नहीं होना है, हर चीज़ मैं आपको डिटेल में समझाने वाला हूँ, बस आप इस वीडियो में बने रहें। ओके, ये जो 10th चैप्टर है हम लोग काफ़ी सारे पार्ट्स में करेंगे। मैं आपको बोर नहीं करना चाहता काफ़ी लंबी वीडियो बनाकर, तो इसीलिए मैं इसको छोटी छोटी वीडियो के पार्ट्स में बनाऊंगा। ओके, जिन वर्ब्स के बाद में कोई ऑब्जेक्ट नहीं आता हम उन्हें इंट्रांजिटिव कहते हैं। ओके, नॉन फाइनाइट आपके 3 प्रकार के होते हैं, इन्फिनिटिव, जीरेंड और पार्टिसिपल। पार्टिसिपल अगेन 3 प्रकार के, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल। ओके, ये वर्ब जो है अपने आप में एक बहुत बड़ा चैप्टर है। यहाँ पर मैंने सिर्फ आपको क्लासिफिकेशन करके दिखाई है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, ये मैंने सिर्फ आपको एक बेसिक नॉलेज दी है। ओके, तो चलिए देखते हैं ये एस्पेक्ट ऑफ वर्ब क्या चीज है, ठीक है, जिसका यूज जो है आपके टेंस का बेस है, आधार है। ओके, तो चलिए समझते हैं एस्पेक्ट ऑफ वर्ब को। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं आपके एस्पेक्ट ऑफ वर्ब की। दोस्तों एस्पेक्ट ऑफ वर्ब से हमारा क्या मतलब होता है? एस्पेक्ट ऑफ वर्ब से हमारा मतलब होता है कि जो आपने वर्ब यूज की है। ओके, जैसा कि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि जो आपकी फाइनाइट वर्ब्स होती हैं वो अपनी फॉर्म को चेंज कर लेती हैं, राइट? आपने सुना होगा बचपन से ही फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, आईएनजी फॉर्म, राइट? तो मैं उस चीज़ में आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, मैं उसके लिए आपको अलग से एक वीडियो में समझा दूंगा, डोंट वरी अबाउट दैट। ओके, तो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं एस्पेक्ट ऑफ वर्ब की। ओके, तो मैंने वही आपको बताना चाहता हूँ, एस्पेक्ट ऑफ वर्ब से हमारा मतलब है कि आपकी जो वर्ब, ठीक है, या फिर जिस वर्ब को हम यूज कर रही हैं वो किस टाइप के एक्शन को शो कर रही है।
ओके वो एक्शन जो है वो कैसे हो रहा है, ओके क्या वो किसी फैक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्या वो किसी ऑनगोइंग एक्शन को एक्सप्रेस कर रहा है, क्या उससे जो हमें जानकारी मिल रही है जिस एक्शन की, क्या वो उस पर्टिकुलर टाइम तक ऑलरेडी हो चुका है या बस खत्म होने की कगार पे है। ओके तो बेसिकली आपको वर्ब से किस टाइप की इंफॉर्मेशन मिल रही है, हम उसे एस्पेक्ट ऑफ वर्ब कहते हैं। ओके एक तरीके से नजरिया आप कह सकते हैं। मैं कहता हूं द एस्पेक्ट ऑफ ए वर्ब इज डिटरमाइंड बाय वेदर द वर्ब एक्सप्रेसेस अ फैक्ट, an ongoing action, a complete action or the end of an ongoing action. Okay, so basically आपके एस्पेक्ट जो है बच्चे चार प्रकार के होते हैं, चार प्रकार के होते हैं। सबसे पहला है सिंपल को हम इंडेफिनिट एस्पेक्ट भी कह देते हैं। दूसरा होता है आपका प्रोग्रेसिव एस्पेक्ट, तीसरा होता है परफेक्ट एस्पेक्ट और चौथा होता है जिसे हम लोग बोलते हैं परफेक्ट प्रोग्रेसिव एस्पेक्ट। ओके दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं सिंपल एस्पेक्ट की। सिंपल एस्पेक्ट का मतलब होता है कि अगर किसी वर्ब से हमें किसी फैक्ट का पता चलता है, किसी ऐसे फैक्ट का या किसी ऐसे परमानेंट एक्शन का जो टाइमलाइन पर किसी भी बिंदु पर रियल हो। ओके ऐसे चीज़ों को हम लोग क्या किस में रखते हैं, हम लोग सिंपल एस्पेक्ट में रखते हैं। ओके ये जो है सिंपल एस्पेक्ट जो होता है इसको एक्सप्रेस करने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं बच्चे, आपके अगर हम बात करें सिंपल प्रेजेंट की तो वहाँ पर हम लोग यूज़ करते हैं डू और डज को। अगर हम बात करें पास्ट की तो हम वहाँ पर यूज़ करते हैं डिड को। ओके दूसरे वेरियस कॉम्बिनेशंस भी हैं, वो आपको आगे बताने वाला हूँ स्ट्रक्चर्स में। ओके अगर हम बात करें सिंपल फ्यूचर की तो वहाँ पर हम सिंपली विल और शैल का यूज़ करते हैं। ओके तो ये तो आपका सिंपल एस्पेक्ट जहाँ पर हम किसी फैक्ट की बात कर रहे होते हैं। ओके बात करते हैं प्रोग्रेसिव एस्पेक्ट की। प्रोग्रेसिव यानी कॉन्टिन्यूस, यानी कोई काम जो है वो चल रहा है। ठीक है इसका मतलब क्या है, देखिए टाइमलाइन पे समझिए। मैं एक टाइमलाइन ड्रॉ करता हूँ, यहाँ पर एक बिंदु मान लेता हूँ, ये वो टाइमलाइन है। ठीक है ये वो बिंदु है जिस पर मैं इस वक्त इसको नोट कर रहा हूँ। ठीक है देख रहा हूँ किस एक्शन को। ये जो एक्शन है यहाँ पर हो रहा है, कार्य प्रगति में है, चल रहा है। ये कार्य कब से चल रहा है इससे लेना देना नहीं है, ये कब तक चलेगा इससे भी लेना देना आपका नहीं है। बस आपका लेना देना इस चीज से है कि जिस वक्त आप उसकी बात कर रहे हैं उस वक्त वो जो है चल रहा है, उस वक्त वो हो रहा है, उस वक्त तो प्रगति में है। यानी कोई काम शुरू तो हो चुका है, ठीक है, लेकिन खत्म नहीं हुआ है। ओके कोई काम शुरू तो हो चुका है लेकिन खत्म नहीं हुआ है। ओके कब शुरू हुआ था लेना देना नहीं है, कब खत्म होगा इससे भी लेना देना नहीं है। बस कायदे की बात यह है कि वो इस वक्त चल रहा है, प्रगति में है, हो रहा है। ओके तो ऐसे एक्शंस को हम लोग क्या कहते हैं, कॉन्टिन्यूअस या प्रोग्रेसिव एक्शन कहते हैं। ओके एक बार पढ़ लेते हैं। एक्सप्रेस इज एन ऑनगोइंग एक्शन, एन एक्शन दैट इज कंसीडर्ड टू बी इन प्रोग्रेस एट द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग और एट द टाइम ऑफ अनदर इवेंट। ओके अब आपके प्रोग्रेसिव को दिखाने के लिए हम लोग यूज करते हैं टू बी फॉर्म ऑफ वर्ब को। ओके टू बी फॉर्म ऑफ वर्ब को हम लोग यूज करते हैं क्या दिखाने के लिए, प्रोग्रेसिव एस्पेक्ट। और टू बी फॉर्म ऑफ वर्ब के बाद हमेशा ही जो भी आपकी मेन वर्ब आएगी, मेन वर्ब में हम लोग ing लगा देते हैं। ये चीज आपको याद रखनी है। ओके आपके प्रोग्रेसिव यानी कॉन्टिन्यूअस एस्पेक्ट को शो करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग टू बी फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ हमेशा मेन वर्ब की ing फॉर्म का यूज करेंगे। टू बी फॉर्म ऑफ वर्ब से मेरा मतलब है कि अगर बात प्रेजेंट की हो रही है तो आप लोग इज, आर और एम के साथ मेन वर्ब के ing फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। और अगर बात पास्ट की हो रही है तो आप वहां पर वॉज और वर का इस्तेमाल करेंगे। अब आपके दिमाग में आएगा कि फ्यूचर के साथ क्या करें, कुछ नहीं करना, आपका विल है और शैल है, राइट। आपका विल है आपके पास में, आपका शैल है आपके पास में। आपने सिंपली इनके बाद में क्या कर देना है, आपने इस फैमिली नेम, फैमिली का नाम क्या है, बी है, इस बी को सरनेम बना देना है इनका, इनके बाद यूज कर देना है। अगर विल बी, शैल बी, अगर विल शैल या फिर किसी भी मौजाल के बाद में, कुड बी, माइट बी, मस्ट बी, किसी भी मौजाल के बाद में अगर आप बी का इस्तेमाल कर देते हैं तो ऑटोमेटिकली वो प्रोग्रेसिव एस्पेक्ट में चेंज हो जाता है और उसके बाद में आप मेन वर्ब की ing फॉर्म यूज कर सकते हैं। ओके आई होप आपको ये बात याद रहेगी। चलिए बात करते हैं परफेक्ट एस्पेक्ट की। दोस्तों परफेक्ट एस्पेक्ट का मतलब होता है कि कोई काम हो चुका है, उसने दूध पी लिया, काम फिनिश कर दिया। सो बेसिकली जिस पर्टिकुलर टाइम पे आप किसी एक्शन की बात कर रहे हैं उस टाइम तक वो काम ऑलरेडी हो चुका था। ओके अब इसको थोड़ा ध्यान से देखिए। यहाँ पर मैं एक टाइमलाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, देखिए मैं यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ, राइट। मैं एक टाइमलाइन ड्रॉ करता हूँ
और ये जो है मैं आपको उसको मान के चलता हूँ प्रेजेंट है। मैं इस प्रेजेंट में कहता हूँ उसने काम फिनिश कर लिया है, यानी कोई एक्शन जो है यहाँ पर हुआ, यहाँ पर पीछे, ये तो प्रेजेंट है, कोई एक्शन कहाँ है, पीछे हुआ, पास्ट में ही शुरू हुआ, पास्ट में ही खत्म हो गया, लेकिन उसको बीते हुए ज़्यादा समय नहीं हुआ है। ओके, सो बेसिकली दैट वे आई एम सेइंग, जब भी आप किसी भी टाइम फ्रेम से, अरे यहाँ से खड़े होकर पीछे की तरफ देखोगे तो पास्ट परफेक्ट हो जाएगा, फ्यूचर से खड़े होकर यहाँ देखोगे तो फ्यूचर परफेक्ट हो जाएगा, यहाँ प्रेजेंट में खड़े होकर पीछे की तरफ देख रहे हो तो आपका प्रेजेंट परफेक्ट हो जा रहा है। सो बेसिकली जिस भी टाइम फ्रेम पे आप खड़े होकर, जिस भी टाइम फ्रेम से आप किसी एक्शन की बात कर रहे हो और उस समय तक वो ऑलरेडी फिनिश हो चुका है, ओके, तो हम उसे क्या कहते हैं, हम उसे कहते हैं परफेक्ट एस्पेक्ट। ओके, तो देखिए यहां पर मैंने क्या लिखा है, परफेक्ट एस्पेक्ट एक्सप्रेसेस अ कंप्लीट एक्शन। ये एक कंप्लीट एक्शन को दिखाता है, काम हो चुका है, जबकि आपका प्रोग्रेसिव जो है इनकम्प्लीट एक्शन को दिखाता है, क्योंकि वो कार्य भी चल रहा है, फिनिश नहीं हुआ है। तो ये चीज भी आप याद रखें, इनकम्प्लीट एक्शन कोई टेम्परेरी एक्शन होगा तो क्या होगा, प्रोग्रेसिव होगा, लेकिन कोई फिनिश एक्शन होगा तो वो क्या होगा, परफेक्ट में होगा। ओके, वी यूज परफेक्ट एस्पेक्ट टू लुक बैक। ये लुक बैक वाली चीज को ध्यान से देखिए। ओके, आप इसे परफेक्ट को, ठीक है, पास्ट की ही एक छोटी सी फॉर्म मान के चलिए, क्योंकि आप हमेशा ही किसी भी टाइम फ्रेम पे अगर खड़े हैं, हमेशा ही यू विल लुक बैक टू टॉक अबाउट परफेक्ट। ओके, तो दैट वे आई एम सेइंग, लुक बैक जब आप करते हैं तो ये बन जाता है आपका परफेक्ट एस्पेक्ट, कोई काम हो चुका है। ओके, अभी इस टाइम फ्रेम से आगे वो नहीं चल रहा है। ओके, चलिए अब परफेक्ट एस्पेक्ट को शो करने के लिए हम लोग यूज करते हैं टू हैव फॉर्म ऑफ वर्ब को, और टू हैव फॉर्म ऑफ वर्ब के बाद हमेशा ही आपकी जो मेन वर्ब होती है ना, उसकी हम लोग यूज करते हैं थर्ड फॉर्म को, जिसको आप कई बार ईडी फॉर्म भी कह देते हैं। ओके, वर्क्ड, लिसन्ड, राइट, स्लैप, दैट वे। सो मैं यहां पे वही चीज कहना चाहता हूं, टू हैव के बाद में हम यूज करते हैं मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म को। अगर बात प्रेजेंट परफेक्ट की हो रही है तो हम हैज और हैव को यूज करते हैं। ओके, लेकिन अगर बात पास्ट की हो रही हो तो हम लोग हैड को यूज करते हैं पास्ट परफेक्ट में। अब बात आती है कि फ्यूचर में परफेक्ट को कैसे दिखाएंगे। आपको जानते हैं कि आपके पास में विल है और शैल है, इनके बाद में आपने क्या करना है, आपने इस फैमिली नेम को सरनेम बना के लिख देना है, बन जाएगा विल हैव और शैल हैव। ओके, तो अब विल के बाद हैव लग गया, शैल के बाद हैव लग गया, तो ये ऑटोमेटिकली परफेक्ट एस्पेक्ट में चेंज हो गई है। अब इनके बाद आप खुलेआम थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल कर सकते हैं। सिर्फ इनके बाद ही नहीं, आप किसी भी मॉडल के बाद में अगर हैव को यूज कर लेते हैं तो परफेक्ट एस्पेक्ट में चेंज हो जाता है। ओके, जैसे कुड हैव, शुड हैव, ठीक है, माइट हैव, मस्ट हैव, और वहां पर आपको मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही इस्तेमाल करना होगा। ओके, तो ये होता है आपका परफेक्ट एस्पेक्ट। अब नेक्स्ट की हम लोग बात करते हैं परफेक्ट प्रोग्रेसिव एस्पेक्ट। अब यहां पे आप देखेंगे कि ये तो भाई कॉम्बिनेशन है, ये प्रोग्रेसिव का और परफेक्ट का कॉम्बिनेशन है। कॉम्बिनेशन इन व्हाट वे, देखिए टाइमलाइन पे समझिए दोस्तों। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले कहा था कि कोई काम हो रहा है, राइट, कोई काम हो रहा है। जब कोई काम हो रहा है, ठीक है, तो हम उसे कहते क्या कहते हैं, हम उसे कहते हैं कॉन्टिन्यूअस एक्शन, ठीक है। और जब हम कहते हैं कि इतनी देर से, ठीक है, हम पीछे की तरफ देख रहे हैं। अब ध्यान से देखिए, अभी तक मैंने आपको बताया था कोई काम हो रहा है, कब से हो रहा है उसे लेना देना नहीं था, लेकिन अभी मैं कह रहा हूं कि फलानी देर से, 1 साल से हो रहा है, 2 घंटों से हो रहा है, 4 घंटों से हो रहा है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, वी आर लुकिंग बैक। तो जब भी लुकिंग बैक वाली बात आ जाती है तो हम उसे क्या कहते हैं, उसे परफेक्ट कहते हैं, राइट। तो इट इज बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ परफेक्ट एंड प्रोग्रेसिव। आप जो है पीछे की तरफ लुक बैक भी कर रहे हो और ये भी देख रहे हो कोई एक्शन चल रहा है, राइट। तो कोई एक्शन कब से चल रहा है, पीछे की तरफ देखना कि कोई एक्शन जो है कितनी देर से, कब से हो रहा है, ये बताना। जब ये मेंशन हो जाता है आपके किसमें, प्रोग्रेसिव में, तो वो बन जाता है आपका परफेक्ट प्रोग्रेसिव एस्पेक्ट। ओके, इसी को हम लोग परफेक्ट प्रोग्रेसिव एस्पेक्ट कहते हैं। यहां पर एक चीज याद रखिएगा, एसेंशियली हम लोग मेंशन करते हैं टाइम को। ओके, किसको यूज करते हैं, हम लोग टाइम को मेंशन करते हैं, कोई चीज कब से या कितनी देर से हो रही है। ओके, और यहीं पर हम लोग यूज करते हैं किसका, सिंस का और फॉर का। वो कैसे, अगर कोई पॉइंट ऑफ टाइम दे रखा हो तो हम लोग क्या यूज करते हैं पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम लोग सिंस का यूज करते हैं। और अगर ड्यूरेशन दे रखी हो, ड्यूरेशन ऑफ टाइम, तो हम लोग क्या यूज करते हैं, हम लोग फॉर यूज करते हैं। ड्यूरेशन यानी कोई चीज कितनी देर से हो रही है, 4 महीनों से, राइट, 10 साल से, तो यहाँ पे हो गया ड्यूरेशन।
और 4 बजे से या पिछले सोमवार से पॉइंट ऑफ टाइम हो गया, वहां पर हम यूज करेंगे सिंस को। ओके, ज्यादा डिटेल में थोड़ा और आगे पढ़ेंगे, इतना डिटेल में नहीं जाना, अभी सिर्फ एस्पेक्ट को समझना था आपने। ओके, तो परफेक्ट एस्पेक्ट की हम लोग जब बात करते हैं तो दोस्तों यहाँ पे परफेक्ट का मतलब है कि हमने यहाँ पे यूज करना होगा हैव को, राइट। और यहाँ पे आपके कॉन्टिन्यूअस का मतलब है कि आपको मेन वर्ब की कौन सी आईएनजी फॉर्म यूज करनी होगी, राइट। अब इससे पहले मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज तो सिर्फ और सिर्फ हो सकता है टू बी फॉर्म ऑफ बी से पहले, ठीक है। टू बी फॉर्म ऑफ वर्ब से पहले बाद ही आपकी मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज किया जा सकता है, लेकिन हैव के बाद जो भी आता है उसकी क्या बन जाती है, थर्ड फॉर्म बन जाती है। तो हैव के इन्फ्लुएंस में बी किस में चेंज हो जाएगा, बीन में। ओके, तो आपकी स्ट्रक्चर बन जाती है हैव बीन मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म। तो आप हैव का यूज करते हैं, बीन का यूज करते हैं, मेन वर्ब के आईएनजी का यूज करते हैं। आप यहां पर हैज भी यूज कर सकते हैं, आप यहां पर हैड भी यूज कर सकते हैं। ओके, दैट डिपेंड्स ऑन योर टेंस, ठीक है। तो आज हमने क्या सीखा दोस्तों, आज हमने सीखा कि टेंस जो है बेसिकली क्या है, आपका टेंस कुछ और नहीं बल्कि आपके टाइम और आपके एक्शन का कॉम्बिनेशन है। आपका टाइम जो है 3 टाइम फ्रेम्स में रहता है, आपका पास्ट जो समय गुजर गया, प्रेजेंट जिसको आप इस वक्त एक्सपीरियंस कर रहे हैं, फ्यूचर जो हाइपोथेटिकल है अभी नहीं आया। फिर हमने बात की एक्शन की। दोस्तों एक्शन जो है आपका 4 एस्पेक्ट में होता है। ओके, एक सिंपल जो फैक्ट्स की बात करेगा, प्रोग्रेसिव जो बताए कोई काम हो रहा है, परफेक्ट कोई काम हो चुका है, और परफेक्ट प्रोग्रेसिव कोई काम कितनी देर से हो रहा है। ओके, सो बेसिकली आप परफेक्ट प्रोग्रेसिव में ये भी दिखाते हैं कोई काम बस खत्म होने की कगार पे है। ओके, ये वाला आइडिया शो करने के लिए भी हम लोग परफेक्ट प्रोग्रेसिव को यूज करते हैं। ओके, उम्मीद करता हूं कि आज इस वीडियो में आपको जो भी समझाया गया है वो समझ आ गया होगा। दोस्तों ये आपकी टेंस की थी वीडियो नंबर 1 पार्ट 1। ओके, आपको डेली एक पार्ट मिलेगा। ओके, तो प्लीज स्टे ट्यून, स्टे कनेक्टेड। अगर आप टेंस को इस तरीके से समझना चाहते हैं कि आप जिंदगी में कभी ना भूले, तो मेरी वीडियो को कल फिर देखना ना भूले। तो चलिए फिर हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए इंग्लिश विद जय सिंह, फीनिक्स इंग्लिश स्टूडियो। नमस्कार।